कहानी की शुरुआत होती है जहां एक घबराया हुआ बेन नाम का आदमी छत से एक पुराने स्टाइल के स्टडी रूम में गिरता है। बेन एक दरवाजा देखता है जिसमें एक पजल होता है जिसमें 4 नंबर्स को सही पोजीशन में डालना है ताकि दरवाजा खुल सके। लेकिन जैसे ही बेन एक नंबर को हिलाता है तो उसके सामने वाली दीवार धीरे धीरे सब कुछ तोड़ती हुई उसकी तरफ आने लगती है। बेन घबराकर रूम में क्लू ढूंढने लगता है जो होता है कि लाइट को फॉलो करो और हरियाली ढूंढो। बेन वो सॉल्व कर लेता है और क्लू को डिकोड कर लेता है और एक किताब जो हरे रंग की होती है उसे बुक शेल्फ से उठा लेता है और बुक से उसे एक और क्लू मिलता है जिससे उसको नंबर्स का पता चल जाता है और वो फौरन से नंबर्स को सेट करता है। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और दीवार उसकी तरफ आती रहती है। वो दोनों दीवारों के बीच में फंस जाता है और एक शार्प स्टिक से उसकी टांग छिद जाती है। सीन कट होता है और हम एक जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो एक कॉलेज के लेक्चर हॉल में होती है जहां उसके प्रोफेसर एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जोई को पता होता है पर वह बहुत शाय होती है और जवाब नहीं देती। क्लास के बाद प्रोफेसर उससे कहते हैं कि उसे बोलने की आदत डालनी चाहिए और थैंक्सगिविंग ब्रेक में कुछ ऐसा करने को कहते हैं जिससे उसको डर लगता हो। जोई अपने डॉर्म रूम वापस जाती है और अपनी फ्रेंड से पार्टी ज्वाइन करने से मना कर देती है। अगले दिन जोई अचानक एक बुरे सपने से उठती है और देखती है कि उसकी रूममेट थैंक्सगिविंग ब्रेक के लिए जाने वाली है। वह रूम के बाहर निकलती है तो उसे रूम के बाहर एक पैकेज मिलता है जो जोई के लिए होता है जो कि उसके प्रोफेसर ने भेजा होता है जिसमें एक ब्लैक पजल बॉक्स होता है। इसके बाद हम जेसन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक हॉट शॉट स्टॉक ट्रेडर होता है। उसको एक खुश क्लाइंट का कॉल आता है जो उसे एक फीजी वेकेशन ऑफर करता है और बाद में उसी क्लाइंट से एक नोट मिलता है जिसमें वही ब्लैक पजल बॉक्स होता है जो जोई को मिला था। दूसरी तरफ बेन एक ग्रोसरी स्टोर का स्टॉक बॉय होता है जिसको प्रमोशन नहीं मिलती कैशियर बनने के लिए क्योंकि उसका बॉस कहता है कि ये बिजनेस के लिए बुरा होगा। जाते वक्त बॉस बेन का फ्लास्क देख लेता है और कहता है कि उसे पीना छोड़ देना चाहिए और कुछ दोस्त बनाने चाहिए। अगले दिन बेन काम पर जाता है और अपने वर्क स्टेशन पर अपने बॉस की तरफ से एक नोट और ब्लैक पजल बॉक्स पाता है। जोई, जेसन और बेन अपने पजल बॉक्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जोई खुद से सॉल्व कर लेती है जबकि जेसन एक YouTube ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करता है और बेन एक्सीडेंटली सॉल्यूशन ढूंढ लेता है जब वह बॉक्स को हैमर से तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर एक कार्ड होता है जो उन्हें माइनस एस्केप रूम में बुलाता है जहां पहला आदमी जो रूम से एस्केप करेगा उसे $10,000 मिलेंगे। बेन बिल्डिंग के बाहर स्मोक कर रहा होता है जब अमांडा नाम की औरत वहां पहुंचती है। वह लॉबी में जाकर चेक इन करती है जहां गार्ड उससे उसका सेल फोन देने को कहता है ताकि रूम्स की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट न हो सकें। जब वह एलिवेटर की तरफ जा रही होती है गार्ड उसे कहता है कि उसकी आर्मी ट्रेनिंग यहां काम आएगी जिससे सुनकर अमांडा थोड़ा शॉक्ड होती है। एलिवेटर में डैनी नाम का लड़का भी अमांडा के साथ जाता है। अमांडा और डैनी वेटिंग रूम में एंटर करते हैं जहां जेसन, जोई और माइक पहले से बैठे होते हैं। इतने में बेन भी उन्हें ज्वाइन करता है और ग्रुप गेम के स्टार्ट होने का इंतजार करते हुए बातचीत करता है। डैनी बताता है कि वह 90 से ज्यादा एस्केप रूम्स में जा चुका है और उसने एक वेबसाइट पर इस रूम के बारे में पढ़ा था कि आज तक कोई भी यहां से एस्केप नहीं कर पाया। बेन इंतजार करते करते थक जाता है और बाहर जाकर स्मोक करना चाहता है लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो हैंडल उसके हाथ में टूट जाता है जिसे देखकर डैनी रियलाइज करता है कि गेम शुरू हो चुका है। जहां हैंडल टूटा था वहां अब एक ओवन का डायल है जो उनको सॉल्व करना होगा। ग्रुप फौरन से क्लूज ढूंढना शुरू करता है। अमांडा देखती है कि रूम में सभी मैगजीन्स डॉक्टर वुटन यू के नाम से आई हुई हैं, जबकि माइक बुक शेल्फ की बुक्स देखते हुए फ़ारेनहाइट 45 के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर पाता है जिसे देखकर जोई ओवन का डायल 451 डिग्री पर सेट करती है जिससे रूम के हीटिंग पैनल्स ऑन हो जाते हैं और रूम गर्म होने लगता है। वह उसे बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन डायल स्टक हो जाता है। अमांडा चिंतित हो जाती है और फ्रॉस्टेड ग्लास विंडो के पीछे बैठे हुए आदमी से क्लू मांगती है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। बेन एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है ताकि विंडो को तोड़ सके लेकिन उससे और हीटिंग पैनल्स ऑन हो जाते हैं और गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर नकली होता है लेकिन जोई उसका पिन निकालती है जो एक छोटी सी की होती है जो फ्रॉस्टेड ग्लास विंडो को खोल देती है। विंडो के अंदर एक मैनिक्विन होता है जो फोन पकड़े होता है। अचानक फोन बजता है और जेसन कॉल उठाता है। वॉइस कहता है कि फॉलो द रूल्स और फोन कट जाता है। जब जेसन फोन रख देता है तो और भी हीटिंग पैनल्स ऑन हो जाते हैं।
रूम और ज्यादा गर्म होने लगता है। एमेंडा बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है। जोई उसे वाटर कूलर से पानी लाकर देती है ताकि वह काल्म हो सके। वह सब फिर से क्लूज ढूंढने लग जाते हैं। जोई एक साइन नोटिस करती है जो कहता है यूज द कोस्टर्स। वह एक कोस्टर को कॉफी टेबल पर प्रेस करती है और एक पेंटिंग वॉल पर हिलती है जो एक एयर डक्ट रिवील करती है। जोई बताती है कि सभी 6 कोस्टर्स को एक साथ प्रेस करना होगा ताकि एयर डक्ट पूरी तरह से ओपन हो सके। जोई, डैनी, बेन, अमांडा और माइक कोस्टर्स को प्रेस करते हैं जब जेसन डक्ट के अंदर क्रॉल करता है। उसे एक ग्रेट मिलता है जो दूसरे रूम में ओपन होता है, पर उसे खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, तो माइक स्क्रू ड्राइवर के साथ उसे डक्ट में ज्वाइन करता है ग्रेट खोलने के लिए। जोई अमांडा को पहले डक्ट में जाने के लिए कहती है जब वह डैनी और बेन कोस्टर्स को होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही वह एक कोस्टर को छोड़ते हैं तो डक्ट बंद होने लगता है। जोई समझ जाती है कि उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कोस्टर होल्ड कर सके। वह तुरंत पानी का ग्लास भरकर उस पर रखती है जो काम कर जाता है। इतने में अमांडा डक्ट में पैनिक हो जाती है और फ्लैशबैक करती है जब वह एक मिलिट्री हम्बी से क्रॉल करके डिजर्ट में निकली थी आईईडी ब्लास्ट के बाद। बेन और डैनी जोई से कहते हैं कि वह अमांडा की मदद करे जब तक वह ग्लासेस को भरते हैं। जोई अमांडा को काल्म करती है और दोनों डक्ट के थ्रू निकल जाते हैं। बेन और डैनी 5 ग्लासेस को पानी से भरकर कोस्टर्स पर रख लेते हैं, पर वाटर कूलर खत्म हो जाता है क्योंकि अमांडा ने पहले पानी पी लिया था। बेन तुरंत अपना फ्लास्क निकालता है और छठे ग्लास को उससे फिल करता है। डैनी और बेन तुरंत डक्ट के थ्रू निकलते हैं जब रूम के पीछे से आग डक्ट में आती है और वह दोनों ग्रेट से दूसरे रूम में चले जाते हैं। ग्रुप अब एक लॉग कैबिन में होता है जहां सबको लगता है कि गेम रियल है, लेकिन डैनी को लगता है कि वह सिर्फ उन्हें टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अमांडा गेम और नहीं खेलना चाहती और एक कैमरा के थ्रू उसे वहां से निकालने का कहती है। जेसन एक की से लॉक खोलता है जो उसने वेटिंग रूम में फ्रॉस्टेड विंडो खोलने के लिए यूज किया था, पर वहां एक और लॉक होता है जिसे खोलने के लिए उन्हें 7 लेटर्स ढूंढने होंगे। माइक एक कोड ढूंढता है जो कहता है आप इतिहास में नीचे जाएंगे। जोई उन्हें 7 लेटर वाले यूएस प्रेसिडेंट्स के नाम बताती है जो वह ट्राई करते हैं, पर कोई भी लॉक को नहीं खोलता। बेन नोटिस करता है कि वॉल पर 9 एंटलर्स माउंटेड हैं, हर एक के नीचे एक लेटर लिखा है। अचानक से उसे भी फ्लैशबैक होता है जब वह रात को अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहा था। सब ड्रंक थे और जोर से रूडोल्फ द रेड नोज्ड रेनडियर गा रहे थे और इतने में वह दूसरी गाड़ी से टकरा गए थे। बेन समझ जाता है कि एंटलर्स के नीचे लिखे लेटर्स सैंटा के रेनडियर्स के नेम के फर्स्ट लेटर्स हैं। बेन कहता है कि रूडोल्फ ट्राई करो। वह ट्राई करते हैं और लॉक खुल जाता है। ग्रुप कैबिन से बाहर निकलता है और कैबिन लॉक हो जाता है। अब वह सब एक स्नोवी क्लीयरिंग में है जहां जमीन पानी की एक चादर है जो जम चुकी होती है। एक थर्मोमीटर 30 डिग्री दिखाता है और जोई नोटिस करती है कि टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। डैनी आइस स्केटिंग करके देखता है, लेकिन थोड़ा दूर जाकर एक बैरियर से टकरा जाता है और रियलाइज करता है कि वॉल्स हाई टेक स्क्रीन्स हैं जो ऐसा दिखाती हैं जैसे वह सब बाहर हैं। इतने में चिलर ओपन होते हैं और रूम में ठंडी हवा फेंकना शुरू करते हैं जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। वह सब क्लूज ढूंढने लगते हैं। जेसन को वॉल में एक लॉक्ड डोर मिलता है और अमांडा को एक बोट मिलती है जिसमें एक रेड जैकेट रखी होती है। जोई बोट के साइड पर एक कार्विंग देखती है जो लिखी होती है ट्रू नॉर्थ इज अ लाई। जेसन को अमांडा के हाथ में जैकेट देखकर कुछ अजीब लगता है और अमांडा सजेस्ट करती है कि सब जैकेट को टर्न बाय टर्न पहनेंगे और सबसे पहले वह जोई से शुरुआत करती है। माइक को एक पेड़ पर लटकी एक फिशिंग पोल मिलती है जिसे उतारने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है, जबकि बेन एक्सीडेंटली आइस में एक फिशिंग होल पर पैर रख देता है। जब बाकी 5 लोग फिशिंग लाइन को होल में डालकर उसकी गहराई देखते हैं, जोई को जैकेट की पॉकेट से एक कंपास मिलता है। वह कंपास का यूज करके इधर उधर घूमती है। वह नोटिस करती है कि कंपास पोलर बेयर के पास मेल फंक्शन करने लगता है और वह बेयर के मुंह में हाथ डालती है जहां से उसे एक मैग्नेट मिलता है। वह ग्रुप के पास वापस आती है और मैग्नेट को फिशिंग लाइन से चिपकाती है। जेसन जोई से कहता है कि अब उसकी बारी है जैकेट पहनने की और जोई उसे जैकेट दे देती है। बेन चलकर स्मोक करने लगता है, जबकि माइक होल में से एक सॉलिड आइस क्यूब को खींचकर बाहर निकालता है जिसमें की होती है। वह उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह क्यूब नहीं टूटता तो डैनी बेन से लाइटर मांगता है ताकि आइस को पिघला सके।
बेन अपना लाइटर उनकी तरफ फेंक देता है। डैनी उसे उठाने के लिए जाता है तो उसके नीचे की आइस टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है। बाकी 5 लोग डैनी को पानी के नीचे ढूंढते हैं जो कि बर्फ के नीचे होता है। अमांडा उसे बचाने के लिए पानी में कूदने वाली होती है, लेकिन जेसन उसे रोकता है कि अगर वह पानी में कूदी तो पानी के तेज बहाव की वजह से वह भी डूब जाएगी। इतने में डैनी पानी के नीचे डूबकर मर जाता है। ग्रुप इसका इल्जाम बेन पर डालता है। उन्हें लगता है कि शायद बेन ही वह मास्टर है जिसका जिक्र डैनी ने किया था, लेकिन बेन उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यह उसने नहीं किया। जेसन बोलता है कि अगर वो सब मिलकर आइस को पिघलाने में कोऑपरेट नहीं करते तो सब हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे जब तक टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाएगा। वो सब अपने हाथों की हीट के थ्रू उसे पिघलाना शुरू करते हैं। इतने में जेसन एक फ्लैशबैक करता है जब वो आइसी वाटर में एक ओवरटर्न्ड बोट के हल पे बैठा था, एक और आदमी के साथ जो वही रेड जैकेट पहने था जो इस रूम में मिली थी। इतने में बर्फ पिघल जाती है। जेसन की को उसमें से निकालता है। वो की को लेकर डोर में डालता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। जोई देखती है कि दूसरी साइड पे एक डोर खुल गया है और सब वहां भागते हैं। इतने में वहां आइस क्रैक होना शुरू हो जाती है जब वो भाग रहे होते हैं, लेकिन सब दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। अगला रूम एक अपसाइड डाउन बार होता है जिसमें पूल टेबल होता है, लेकिन सब कुछ सीलिंग पे चिपका होता है जो कम से कम 20 फीट ऊपर होती है। फ्लोर अचानक से ऊपर जाना शुरू करता है और उन्हें सीलिंग के पास लाकर रुक जाता है। माइक देखता है कि पूल टेबल से सिर्फ 8 बॉल मिसिंग है। माइक बॉल ढूंढने लगता है कि अचानक से फ्लोर की एक साइड नीचे गिर जाती है जहां माइक खड़ा होता है। सब फ्लोर से दूर हो जाते हैं और वॉल्स को पकड़ लेते हैं। अमांडा बार के पीछे क्लाइंब करती है जहां उसे एक सेफ मिलती है जिसमें एक 4 डिजिट कोड डालना होता है। जोई एक स्लाइडिंग पजल वॉल पे देखती है और वो वहां चढ़कर उसे सॉल्व करना शुरू करती है जब तक फ्लोर का और एक हिस्सा गिर जाता है जिस पर जेसन खड़ा होता है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है। बेन और माइक स्लाइडिंग पजल फ्रेम के पास चढ़ते हैं जोई के साथ जब फ्लोर का और पार्ट गिर जाता है। जोई पजल को सॉल्व कर लेती है और सब रियलाइज करते हैं कि पजल के कलर्स सर्टेन बिलियर्ड बॉल्स को रिफर करते हैं। वो अमांडा को बॉल के कलर के थ्रू कोड देते हैं ताकि वो सेफ को खोल सके, लेकिन वो कोड काम नहीं करता। तो जोई कहती है कि उल्टा कोड लगाओ, क्योंकि रूम भी उल्टा है जो काम कर जाता है, और वो 8 बॉल निकाल लेती है। इतने में स्लाइडिंग पजल फ्रेम उनके तीनों के वजन की वजह से वॉल से गिरने लगता है। जोई फ्रेम से हटने के लिए साइड रैक पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है और फ्लोर पे गिरकर डेज्ड हो जाती है। उसको फ्लैशबैक होता है जब वो एक क्रैश्ड एयरप्लेन के अंदर होती है जहां उसकी मॉम की लाश सीट बेल्ट से बंधी होती है। जेसन नीचे कूदता है और जोई को प्लेटफॉर्म पे वापस उठाने में मदद करता है और वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं बिल्कुल फ्लोर के नीचे गिरने से पहले। बेन और माइक प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं उनके साथ। अमांडा 8 बॉल अपनी पॉकेट में रखती है और बार से पूल टेबल पे कूदती है जहां वो टेबल के एज के साथ साथ चलती है, लेकिन थककर अपने पैर उठाकर टेबल पे रख देती है, जिसकी वजह से 8 बॉल उसकी पॉकेट से गिर जाता है और अंतिम बच्चा हुआ फ्लोर सेक्शन पे रोल होने लगता है। अमांडा नीचे कूदती है और बॉल को उठाकर जेसन की तरफ फेंक देती है, बट इतने में फ्लोर नीचे गिर जाता है और वो हैंगिंग फोन कोड को पकड़कर लटक जाती है। बेन पूल क्यू से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्ड टूट जाता है और वो गिरकर मर जाती है। जोई डेवस्टेटेड होती है और बेन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और वो सब अगले रूम में आगे बढ़ जाते हैं। चौथा रूम हॉस्पिटल क्यूबिकल्स से भरा होता है। जोई, बेन, माइक और जेसन अपने क्यूबिकल्स को पहचानते हैं क्योंकि ये उनके हॉस्पिटल रूम्स की तरह का होता है जिसमें वो अपने एक्सीडेंट्स के बाद एडमिट हुए थे। जोई एक प्लेन क्रैश की सोल सर्वाइवर थी वियतनाम में, जो उसकी मां की मौत का सबब बना। माइक एक माइन केविन का सोल सर्वाइवर था वेस्ट वर्जीनिया में, जिसने उसके भाई को मार दिया। बेन एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट का सोल सर्वाइवर था जिसमें उसके सारे दोस्तों की मौत हो गई थी। और जेसन एक बोट ओवरटर्निंग का सोल सर्वाइवर था आइसी वाटर में। जेसन कहता है कि उसने और उसके दोस्त ने रेड जैकेट को बार बार एक दूसरे के साथ शेयर किया था जब तक उसका दोस्त हाइपोथर्मिया की वजह से होश खो बैठा और दूसरे दिन स्विम करके चला गया। जेसन बोट के साथ रुका और तीसरे दिन रेस्क्यू हो गया।
लेकिन उसका दोस्त कभी नहीं मिला। ग्रुप को अमांडा और डैनी की फाइल्स मिलती हैं जो ये बताती हैं कि अमांडा इराक में एक आईईडी ब्लास्ट की सोल सर्वाइवर थी और डैनी एक कार्बन मोनोऑक्साइड लीक का था जिसने उसकी फैमिली को मार दिया था। वो रियलाइज करते हैं कि डिजाइनर उनके बारे में सब कुछ जानता है। जोई को समझ आता है कि उन्हें इसलिए चूज किया गया था क्योंकि वो सब सोल सर्वाइवर्स हैं और जो भी एस्केप रूम्स डिजाइन कर रहा है वो ये देखना चाहता है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा लकी है जो सरवाइव करेगा। तभी टीवी ऑन होता है और एक 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू होता है। वीडियो में एक ओपन हार्ट सर्जरी दिखाई जाती है और कहा जाता है कि उन्हें अपने दिल लगाने पड़ेंगे। जोई कहती है कि वे सब अब गेम के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें क्योंकि डिजाइनर चाहता है कि आखिर में सिर्फ एक सर्वाइवर बचे। वह सबको कैमरास तोड़ना शुरू कर देती है। जेसन, माइक और बेन को एक्सरे मिलते हैं जो साइन लैंग्वेज में ईकीजी को स्पेल करते हैं। जेसन को एक ईकीजी मशीन मिलती है और वे देखते हैं कि काउंटडाउन खत्म होने के बाद पॉइजन कैनिस्टर से रूम में गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। जेसन सोचता है कि उन्हें हाई हार्ट रेट को मेजर करना पड़ेगा। वह बेन पर ट्राई करता है लेकिन उसका हार्ट रेट इतना हाई नहीं होता तो जेसन मशीन को माइक से अटैच करता है। जेसन माइक को कन्विंस करता है कि उसका हार्ट रेट और ज्यादा होना चाहिए और वह डिफिब्रिलेटर का यूज उसके हार्ट पर करेगा। जेसन माइक को 2 बार पैडल से शॉक देता है जब तक उसका हार्ट रेट 200 के ऊपर नहीं चला जाता और वह फ्लैटलाइन कर जाता है। बेन सीपीआर देकर उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है लेकिन वह सफल नहीं होता। जेसन रियलाइज करता है कि ईकेजी मशीन को एक लो हार्ट रेट भी मेजर करना पड़ेगा तभी दरवाजा खुलेगा। इतने में काउंटडाउन खत्म होता है और पॉइजनस गैस रूम में आने लगती है। जेसन मशीन को अपने ऊपर लगाता है और खुद को काल्म करके अपना हार्ट रेट 50 से नीचे ले आता है और दरवाजा खुल जाता है। बेन जोई से दरवाजे से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन जोई मना कर देती है क्योंकि वह अभी भी कैमरास तोड़ रही होती है और उसे लगता है कि यही सॉल्यूशन है। जेसन और बेन रूम से बाहर चले जाते हैं और जोई लास्ट कैमरा तोड़ देती है। जोई नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। जेसन और बेन 5वें रूम में एंटर करते हैं जो पूरा ब्लैक और व्हाइट चेकर्ड पैटर्न से भरा होता है। बेन जेसन पर चिल्लाकर कहता है कि उसने माइक को मार दिया और उसे रियलाइज होता है कि जेसन ने अपने दोस्त को बोट पर मार दिया था ताकि उसे जैकेट शेयर न करनी पड़े। जेसन कहता है कि सर्वाइवल ही सबसे जरूरी चीज है और वह अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बेन गुस्से में चलकर डोर तक जाता है और एक फ्लोर हैच मिलता है। वह हैच इतना हैवी होता है कि वह अकेला उसे नहीं खोल सकता और उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है उसे खोलने के लिए। जब वह हैच खोल लेते हैं तो उनके हाथों पर हैंडल की वजह से एक सब्सटेंस लग जाता है। वे हलूसिनेट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें हैच के नीचे एक मैसेज दिखता है जो कहता है कि एंटीडोट रूम में ही है। बेन हलूसिनेट करते हुए एंटीडोट ढूंढ लेता है लेकिन वह सिर्फ एक डोज होता है। जेसन बेन पर अटैक करता है ताकि एंटीडोट ले सके और वे दोनों फ्लोर के रोटेट होने तक लड़ते रहते हैं जब तक बेन जेसन का सिर एक टेबल के कॉर्नर पर मार देता है और जेसन मर जाता है। बेन अपने ऊपर एंटीडोट का यूज करता है और हैच से नीचे गिरता है और अगले रूम में पहुंच जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। दूसरी तरफ 2 वर्कर्स हैजमैट सूट्स पहने हॉस्पिटल एस्केप रूम में आते हैं जिन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि माइक और जोई के बॉडीज को क्लियर करें। वे देखते हैं कि एक ब्रीथिंग ट्यूब सीलिंग से लटका हुआ है और सोच रहे होते हैं कि इसे किसने यूज किया होगा। इतने में जोई पीछे से उन पर अटैक करती है, उन्हें नॉकआउट करती है और एक गन छीन लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है। इस बीच बेन वॉल्स के बीच में क्रश होने वाला होता है जब तक वह साइडवेज स्क्वीज करके फायरप्लेस में घुस जाता है। वॉल्स एक दूसरे से टकराकर फायरप्लेस का मैंटल तोड़ देती हैं, जो डोर को खोल देता है। बेन एक बड़े रूम में एंटर करता है जो कंप्यूटर्स से भरा होता है और स्क्रीन पर कंटेस्टेंट्स का फुटेज दिख रहा होता है जिसमें सबके फेसेस क्रॉस आउट होते हैं सिवाय उसके। गेम मास्टर उसका स्वागत करता है और समझाता है कि गेम को कुछ रिच और पावरफुल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। बेन गेम मास्टर से पूछता है कि क्या वह अब जा सकता है क्योंकि उसने गेम जीत लिया है और गेम मास्टर कहता है हाँ, लेकिन फिर अचानक वह उसे एक वायर से स्ट्रेंगुलेट करना शुरू कर देता है।
बेन अपने वुंडेड लेग से स्टिक निकालकर गेम मास्टर को स्टैब कर देता है। गेम मास्टर बेन को फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह ऊपर देखता है और एक कंप्यूटर पर सिस्टम ओवरराइड दिखता है। जब स्क्रीन पर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट गेम मास्टर, बेन और जोई दिखाती है, जो अब इन प्ले होते हैं। जोई गेम मास्टर को शूट करती है, लेकिन वह बच जाता है और कुछ क्रेट्स के पीछे भाग जाता है। जब जोई बेन को उठाने की कोशिश कर रही होती है, गेम मास्टर उस पर अटैक करता है और गन का कंट्रोल ले लेता है। इससे पहले कि वह जोई को गोली मार सके, बेन उसके सिर पर एक ग्लास कंटेनर मार देता है और उसे शूट करके मार डालता है। स्क्रीन पर गेम मास्टर का फेस भी क्रॉस आउट होता है और जोई और बेन को विनर्स डिक्लेयर किया जाता है। जोई और बेन बिल्डिंग से निकलकर हॉस्पिटल जाते हैं बेन की इंजरीज के लिए। इतने में पुलिस जोई को हॉस्पिटल से उठाती है और माइनस बिल्डिंग ले जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब पुलिस बिल्डिंग एंटर करती है तो वह अचानक अबैंडन्ड और टूटा हुआ होता है। पुलिस जोई से कहती है कि उन्हें कुछ एविडेंस नहीं मिला जो वह क्लेम कर रही थी। जोई कहती है कि वे चाहें तो बेन से पूछ लें, लेकिन पुलिस बताती है कि बेन के ब्लड वर्क में मल्टीपल ड्रग्स मिले हैं। जोई को वॉल पर नो वे आउट लिखा दिखता है और वह रियलाइज करती है कि यह एक एनाग्राम है डॉक्टर वूटन यू का, जिसका नाम कई एस्केप रूम्स में दिखाया गया था। पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि अब प्रेमिसेस से निकलना होगा। 6 महीने बाद जोई और बेन एक कैफे में मिलते हैं। बेन की लाइफ अब सुधर गई है और वह एक वीगन डॉग फूड का सेल्स पर्सन बन गया है। जोई बेन को एक बाइंडर दिखाती है जिसमें उसने माइनोस के बारे में सब एविडेंस इकट्ठा किया है। बेन उसे कहता है कि वह अब मूव ऑन करे, लेकिन जोई बताती है कि उसने एक फ्लाइट बुक की है ताकि वह न्यूयॉर्क जाकर मिनोस का हेडक्वार्टर्स ढूंढ सके। वे अपने फियर ऑफ फ्लाइंग के बारे में बात करते हैं और जोई कहती है कि वह अपना फियर का सामना करेगी, जबकि बेन कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा। एंड में हम एक प्लेन देखते हैं जो क्रैश हो रहा होता है, जिसमें एक एयर होस्टेस पजल सॉल्व कर रही होती है और क्लूज ढूंढकर सॉल्व करती है। लेकिन इतने में प्लेन क्रैश हो जाता है और हम एक चेंबर में पहुंचते हैं जहां वे एस्केप गेम्स के लिए एक नया गेम तैयार कर रहे होते हैं, जिसका सर्वाइवल परसेंटेज सिर्फ 4% है। और उनका लीडर बताता है कि उसने जोई और बेन के फ्लाइट रिकॉर्ड्स को हैक कर लिया है और कहता है कि क्यों न गेम को फिर से शुरू किया जाए।